हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। कैसे आप सब लोग? देखिए, बारिश का मौसम है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, है ना। और खुश रहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए ताकि आप हेल्दी रह सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। यस। चलिए, हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो जीव जगत का वर्गीकरण ही है, ठीक है। उसका ये लेक्चर 5 है। इसमें आज अपन पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में और फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर उससे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था यूज़फुल एक्टिविटीज़। बैक्टीरियाज की क्या यूज़फुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जीवाणुओं की। याद है आपको? तो उसमें अपन ने देखा था, तो तीन चीज़ें जो थी वो तो नाइट्रोजन साइकिल से ही रिलेटेड थी, ठीक है। एक था, अपन ने देखा था अमोनीकरण, ठीक है। फिर हमने देखा था नाइट्रीकरण, और तीसरा अपन ने देखा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ बैक्टीरियाज इसमें हेल्प करते हैं। वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म्स में फिक्स करते हैं मतलब चेंज करते हैं जो प्लांट्स यूज़ कर सके। तो उन्हीं को अपन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन ने देखा था कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो ये सिम्बायोटिक फॉर्म में काम कर सकते हैं, या ये एसिम्बायोटिक फॉर्म में काम कर सकते हैं, या फिर फ्री फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो सहजीवी का एग्जाम्पल अपन ने देखा था, राइजोबियम है, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम वगैरह। असहजीवी का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम, वेजरनिकिया, एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये सब असहजीवी हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। उसके बाद अमोनीकरण क्या होता है? अमोनीकरण अपन ने देखा था कि कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस वल्गैरिस है, ये क्या करता है? ये मृत पादपों को, मृत जो जानवर होते हैं उनके में जो प्रोटीन्स है उसको अमोनिया में चेंज करता है। अगेन नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रहा है सॉइल के अंदर, इसलिए ये अच्छा है। नाइट्रीकरण, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। अगेन नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का बढ़ा रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों ही बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल हैं। उसके बाद हमने देखा था, ये तो नाइट्रोजन साइकिल की बात हो गई। उसके बाद बैक्टीरियाज हमारी हेल्प करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, कर्ड फॉर्मेशन, दैट इज दही बनाने में, है ना। तो जैसे हमने देखा था लैक्टोबैसिलस लेक्टाई है, वो दही बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा है प्रतिजैविक बनाने में, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स बनाने में। जल्दी से बताइए, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी जो हमें जीवाणुओं से मिली, बैक्टीरिया से मिली? जल्दी बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, और वो किससे मिली थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस से, जो कि एक एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट, और भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, कौन कौन से उद्योगों में हम इनको यूज़ करते हैं? जैसे सिरका बनाने में, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई अपन ने देखा था। फिर कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो विटामिन भी देते हैं हमें, जैसे ई कोलाई हमें विटामिन ई और के देता है, ठीक है। फिर कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो रेटिंग ऑफ द फाइबर्स, ये गलन, दैट इज फाइबर्स, जो प्लांट के जो रेशे हैं उनको अलग करने में हेल्प करते हैं, है ना। वो भी हमने देखा था। उसके अलावा होता है चाय की पत्तियों को, तंबाकू की पत्तियां जो होती है उनको फ्लेवर प्रोवाइड करना, इसको अपन क्योरिंग बोलते हैं। इसमें होता है बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस इसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो गंगा वाटर को प्योर रखने में भी काम आ रहा है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था? डेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस, ठीक है। याद है आपको? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा था कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है पानी तो वो बैक्टीरिया आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा उस पानी में, और ये होता है ई कोलाई। तो अगर किसी पानी में ई कोलाई की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है।
फिर हमने देखा था कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। इसमें आपने भी सुना होगा ई कोलाई बहुत कॉमन नाम है, ठीक है, और उसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हमने देखे थे बैक्टीरियाज के। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट, सबसे पहले बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया नाम है वो आईसीएनबी ने दिया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने। ठीक है, बीजीए जो होते हैं वो फर्स्ट सजीव हैं जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन देने वाले सबसे पहले सजीव थे। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं। इससे पहले जो यू बैक्टीरिया थे वो भी प्रकाश संश्लेषी थे उनमें कुछ, पर वो ऑक्सीजन नहीं देते थे, ये ऑक्सीजन देने लगे। ठीक है, अब इनमें कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड्स है। ठीक है, फिर फाइको साइनिन है, फाइको एरिथ्रिन है। ठीक है, ये कुछ पिगमेंट्स इनमें मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक इफेक्ट होता है जिसका नाम आप याद रखिएगा, गॉडिकोव इफेक्ट, गॉडिकोव प्रभाव या गॉडिकोव इफेक्ट। ये क्या होता है, जैसे जैसे समुद्र की गहराई के साथ आप नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अपना रंग बदलती जाती है, इसको गॉडिकोव इफेक्ट बोलते हैं। आपको अलग अलग कलर्स की दिखाई देगी। ठीक है, उसके अलावा हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये तीन फॉर्म्स में, तीन रूप में हमें मिल सकती है। ठीक है, या तो ये यूनिसेल्युलर हो सकती है, ठीक है, एक कोशिकीय हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हो गई हमारी स्पाइरुलिना, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कॉलोनियल हो सकती है, कॉलोनी में हो सकती है। ठीक है, कॉलोनी में आपको मिल सकती है, जैसे कि हो गई आपकी एनाबिना। या फिर ये तंतुमय हो सकती है या फिलामेंटस हो सकती है, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया ऑस्लेटोरिया। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर हमने इसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी ये ग्राम नेगेटिव है। तो मैंने आपको कहा था क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है तो इसमें दो सेल वॉल होंगी, है ना, दो सेल वॉल होगी, बाहर वाली लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की होगी, ये सब अपन पढ़ चुके हैं ना। अंदर वाली जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की होगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब कुछ। ठीक है, फिर अंदर अपन ने देखा था कि इसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होगी, है ना। फिर सबसे बाहर की तरफ इसमें एक आपको शीथ मिलती है। जल्दी जल्दी खुद भी लिखते जाओ, जो जो याद आ रहा है खुद भी लिखते जाओ अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक हमें शीथ मिलती है जिसको अपन ने बोला था म्यूसिलेजिनस शीथ। ये रेशमी आच्छद मिलता है, आवरण मिलता है इसके अराउंड, म्यूसिलेजिनस शीट हो गई। फिर जो अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड, है ना। राइबोसोम्स कैसे मिलेंगे, राइबोसोम्स कैसे मिलेंगे बेटा। मान लीजिए राइबोसोम्स हैं तो ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, यस। उसके बाद आपको इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं, इंक्लूजन बॉडीज हो गई। चलो इंक्लूजन बॉडीज के पहले वर्णक मिलेंगे आपको इसमें, है ना, क्लोरोफिल ए वगैरह जो अभी अपन ने देखा था, तो अपन उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर, वर्णकों का समूह होता है क्रोमेटोफोर, आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं, तो एक इंक्लूजन बॉडी होती है जिसको अपन बोलते हैं गैस वैक्यूल्स, जो इनको लाइट बनाते हैं और पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी है वो है अल्फा ग्रैन्यूल्स। अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या स्टोर होता है जल्दी बताओ। अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर इनका जो फूड होता है वो स्टोर होता है, दैट इज साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, इसलिए इसको साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। और एक और ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं बीटा ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर फैट स्टोर होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल के बारे में पढ़ी थी, आई होप सबको याद है। उसके बाद हमने इनमें रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेनली बाइंडी फिशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सॉरी होता नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली इनके अंदर बाइनरी फिशन के द्वारा और खंडन दैट इज फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के दौरान क्या बनता है आपको याद है, क्या नाम था उस चीज का? वो था हॉर्मोगोनिया। तो जो तंतु में फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, उनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और ये हॉर्मोगोनिया बना देते हैं। हॉर्मोगोनिया मतलब ये जो गतिशील इनके पार्ट्स होते हैं जिसमें ये जो जो दो में ये टूट जाते हैं, मान लीजिए फिलामेंटस एल्गी है ना, ठीक है, तो क्या होता है, एक कोई सी भी जो कोशिका है वो मृत हो जाती है, तो इसके ऊपर नीचे के खंड फिर सेपरेट हो जाते हैं और ये अलग अलग पीसेस बना लेते हैं, इनको अपन हॉर्मोगोनिया बोलते हैं। तो इसके थ्रू, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो अपन ने देखा था ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, किसको नाम याद है? कौन सा स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ब्लू ग्रीन एल्गी में? हेटेरोसिस्ट, वेरी गुड। तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। मैंने आपको बताया था इस हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने में हेल्प करता है, और ये हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वर्क करता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। और ये जो हेटेरोसिस्ट जिस सेल में होता है, वो सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। ठीक है, तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे अपन ने पहले देखा था, सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक दो तरीके से हो सकता है, तो वो इसमें भी सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एनाबिना नॉस्टॉक सिम्बायोटिक भी करते हैं, जैसे एनाबिना आपको इजोला लीव्स में, नॉस्टॉक कॉलरॉइड रूट ऑफ साइकस में मिलता है आपको। ठीक है, और फ्री लिविंग भी मिलते हैं ये नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेटोरिया है जो कि फ्री लिविंग हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। दूसरा अपन ने देखा था कि जो स्पायरुलिना है, ये किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, कि किसका? यस, स्पायरुलिना वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स में, गाय भैंसों को देते हैं चारे में इनको। ठीक है, प्रोटीन का वेरी रिच सोर्स है। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जल प्रस्फुटन भी करती है, दैट इज वाटर, है ना, बहुत ज़्यादा प्रदूषित जल में ये बहुत ज़्यादा बहुत रैपिडली ग्रो करती है और पूरे पानी को भर देती है, उसको अपन वाटर ब्लूम बोलते हैं। और इसके लिए जो दो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो है माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, और एक है एनाबिना फ्लॉस एक्वा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, और फिर हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया ऐसे याद रखो कि बहुत ही ओल्ड ज़माने से हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, दैट इज अविकल्पीय अवायवीय हैं। क्या ऑब्लिगेट एनारोब्स है क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन होती ही नहीं थी। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग क्या है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते थे इतने साल पहले, अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ख़राब था, है ना। तो इनमें ऐसी कुछ मॉडिफिकेशंस थी, कुछ ऐसी खूबियाँ थी जिसकी वजह से ये वहाँ रह पाए। और क्या खूबियाँ थी कि इनकी जो सेल वॉल थी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं थी, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई थी। और सेल मेम्ब्रेन जो थी वो ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी हुई थी और सिंगल लेयर में थी। कि आज या अब बाकी जीवाणुओं में वो कैसी है, वो अनब्रांच्ड लिपिड्स की बनी हुई है और डबल लेयर में। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से थी इनकी कि इनको इतना ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता मिली और ये वहाँ पे सरवाइव कर पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। और एक और चीज़ जो थी जो अपन पहले भी पढ़ चुके थे कि इनमें हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स हैं।
ये हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आर्की बैक्टीरिया अपन ने देखा था 3 तरीके के हो सकते हैं मेनली। एक होते हैं मिथेनोजेंस जो कि मीथेन बनाते हैं, है ना। फिर होते हैं हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज में आपको मिलेंगे, नमक वाले एरियाज में। और एक होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर लो पीएच ऐसे वाले एरियाज में मिलते हैं, जैसे हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स है ना, गर्म पानी के जो सल्फर के झरने हैं उसमें आपको ये थर्मो एसिडोफिल्स मिलेंगे। हेलोफिल्स आपको लवणीय क्षेत्रों पे मिलेंगे, अधिक लवणीय क्षेत्रों पे। ठीक है। और मिथेनोजेंस चेन प्रोड्यूस करता है कार्बनिक पदार्थों से, तो ये दलदल में कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करता है, गोबर में जो सेलोज होता है उसको मीथेन में चेंज कर देता है, तो गोबर गैस प्लांट में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक मिथेनोजन का एग्जाम्पल है र्यूमेनोकोकस। वो कहाँ मिलेगा, नाम से पता चल रहा है। यस, ये जो होते हैं जुगाली करने वाले एनिमल्स रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके रूमिन में मिलता है। ठीक है। और मीथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा। तो दैट वाज ऑल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा आर्की बैक्टीरिया तक। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। ये अभी हमारा किंगडम मोनेरा में बचा है, उसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करें। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो है नोकार्ट तथा रॉक्स, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा को क्या बोला था, प्लूरिनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ठीक है। प्लूरिनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज पीपीएलओ नाम दिया था, क्योंकि इन्होंने उन पशुओं में जो कि बोवाइन प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित थे उनमें इसकी खोज की थी, इसलिए इन्होंने इनको नाम दिया पीपीएलओ, दैट इज प्लूरिनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर एक साइंटिस्ट आए नोवाक, ठीक है, इन्होंने इनको माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। यस। अब जो माइकोप्लाज्मा थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने क्या किया था, ये माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम में रख दिया था, कि सेल वॉल नहीं थी तो भी प्लांटी में रख दिया था। ठीक है। फिर आए विटेकर, उन्होंने बोला ये तो बहुत गलत है भाई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के इनको मोनेरा में रख दिया। ठीक है। मोनेरा में रख दिया क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा जो होता है, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, और ये सबसे छोटा लिविंग सेल है। आपने याद किया होगा है ना, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। 0.2 से 0.3 माइक्रोन तक की डायमीटर का ये सेल होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो ये एक कोशिकीय सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा लिविंग सेल है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है सेल वॉल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, कोशिका भित्ति इनके अंदर होती ही नहीं है। तो सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है वही इनका सबसे बाहरी आवरण है। अब क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं है इसलिए इनका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता, ये बहुरूपी होते हैं, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, करते रहते हैं, बहुरूपी होते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर। यस। तो इनको जोकर कहा जाता है बिकॉज दे कैन चेंज शेप, ये बहुरूपी होते हैं। इनकी आकृति कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है, अतः ये बहुरूपी होते हैं, इस वजह से इनको माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है। और डीएनए और आरएनए दोनों ही इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो बस जैसे ये आप मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली हो गई, अंदर साइटोप्लाज्म है, और आपको डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा इनके अंदर। ठीक है। इसी तरीके का सिंपल सा सेल होता है, राइबोसोम्स होंगे इनके अंदर, 78 राइबोसोम्स। बाकी सेल वॉल आपको इनके अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। नाउ माइकोप्लाज्मा जो है, ठीक है, वो वैसे तो एरोबिक है, ठीक है, वायवीय है, पर अगर ऑक्सीजन नहीं हो
तो क्या होता है, ये एनारोबिकली भी रिस्पायर कर सकता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अविकल्पीय विकल्पीय क्या बोलेंगे बताइए। वैसे तो ये वायवीय है, एरोबिक है, पर अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो ये एनारोबिकली भी रिस्पायर करता है। इसका मतलब ये क्या है, ये है विकल्पीय अवायवीय। मतलब फेकल्टेटिव एनएरोब है ये, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, विकल्पीय अवायवीय, दैट इज फेकल्टेटिव एनएरोब्स। और ये जो है सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे भी अपना भोजन ले सकते हैं, या फिर किसी होस्ट में भी रह सकते हैं। बेसिकली वैसे भी ये बहुत सारे रोग कॉज करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में काफ़ी डिजीजेस कॉज करते हैं, तो ये पैरासाइट्स की तरह भी आपको मिलेंगे। तो ये पादप तथा जंतुओं में रोगजनक हैं, ठीक है। उसके अलावा अब एक पॉइंट आपको याद रखने का है इसके अंदर, कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है वो माइकोप्लाज्मा पे असर नहीं करती है। क्यों नहीं करती, अगर कोई माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग किसी को हो रहा है और अगर आप उनको पेनिसिलिन दो तो कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन किस पे काम करती है, पेनिसिलिन काम करती है सेल वॉल, दैट इज कोशिका भित्ति पर, ठीक है। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो पेनिसिलिन किस पे काम करेगी, वो एक्ट ही नहीं कर पाएगी और माइकोप्लाज्मा कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इन पे कोई असर नहीं करती। इसीलिए आज की जो मॉडर्न एंटीबायोटिक्स है ना, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, ठीक है, ये किस पे एक्ट करती है, ये एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करती है, जो जीवाणु होता है उसकी उपापचयी क्रियाओं पर इनका एक्शन होता है। इस वजह से ये माइकोप्लाज्मा पे असर कर सकती हैं, ठीक है। तो उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे को जो कंट्रोल करती हैं या जो जिन पे ये असर डालती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो है वो माइकोप्लाज्मा पे असर करती है। पेनिसिलिन नहीं कर सकती, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पे इफेक्ट डालती है और इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, जैसे अपन ने देखा। तो इसी वजह से पेनिसिलिन कोई यूज का नहीं है माइकोप्लाज्मा की केस में, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के केस में आपको टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकॉल ऐसी मॉडर्न एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती है। माइकोप्लाज्मा के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, एक तो माइक्रोबायोलॉजी का जोकर इसको बोलते हैं, सेल वॉल इनमें होती नहीं है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने देखा कि ये फेकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ठीक है, विकल्पीय अवायवीय है, सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिसिलिन इन पे काम नहीं करेगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल जैसी एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, ठीक है बेटा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। अब एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अभी आपने देखा, मैंने अभी अभी आपको बताया था। यस, अब देखिए 1 माइक्रोन के कम फिल्टर साइज से बेसिकली ये 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, 0.2 0.3 माइक्रोन, तो ये आराम से 1 माइक्रोन की फिल्टर साइज से बाहर निकल सकता है, ये बिल्कुल सही है। पर इसमें कोशिका भित्ति होती है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। समझ में आया आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है माइकोप्लाज्मा पे, और आपको पता ही है इसका आंसर माइकोप्लाज्मा है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा इज योर आंसर। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, ये पौधों में रोग पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, प्लूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुरूपी होते हैं, यस।
पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन इन पे इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 4। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि माइकोप्लाज्मा पे आए हुए हैं, तो आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आप सबको पता है कि हम किसको इंक्लूड करते हैं। इनमें हम इंक्लूड करते हैं यूनिसेल्यूलर, दैट इज एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को। ठीक है, तो सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं? जनरली इसके जो सदस्य हैं वो जलीय होते हैं, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब प्रोटिस्टा जब अपन पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोटिस्टा में 5 चीजें मेनली इंक्लूडेड होती है। डायनोफ्लैगेलेट्स, क्रिसोफाइट्स, ठीक है, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआस। ठीक है, इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका, हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना रहे हैं अभी। ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ अभी 4 प्रोटिस्टा के बारे में लिखूंगी। ठीक है, उसमें अपन कुछ कैरेक्टर्स उनके पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, ताकि आपका 50% प्रोटिस्टा तो इस टेबल से ही कवर हो जाएगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रोटिस्टा अपन लिख रहे हैं यहाँ पे वो है डायनोफ्लैगेलेट। अब डायनोफ्लैगेलेट्स को एक और नाम भी दिया जाता है और वो है पिर्रोफाइटा। तो आपको ये नाम पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभार जो क्वेश्चन है वो होता रिलेटेड डायनोफ्लैगेलेट से ही है, पर वो पिरोफाइटा के फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा, मान लीजिए पूछ लिया, ऐसा कौन सा डिवीजन है प्रोटिस्टा किंगडम का जिसमें 2 फ्लैजेलाए, एक अनुप्रस्थ और एक लंबवत, मान लीजिए वो ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, और उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हो और एक हो पिरोफाइटा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पिरोफाइटा क्या है, ये एक्चुअली डायनोफ्लैगेलेट्स ही है। ठीक है, फिर सेकंड होते हैं क्रिसोफाइट्स, जिसमें अपन लिखते, जो बेसिकली जिसमें इंक्लूडेड है डेस्मिड्स और डायटम्स। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा यूग्लिनोइड्स, लेना आता है इसके अंदर। और फोर्थ हो गया हमारा स्लाइम मोल्ड्स। इसमें मैंने अभी प्रोटोजोआ को इंक्लूड नहीं किया है, उसको अपन अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? अब फर्स्ट कैरेक्टर अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, सेकेंड अपन देखेंगे जीवन चक्र कैसा है इनका। ठीक है, थर्ड अपन देखेंगे इनमें वर्णक कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है ना, प्रकाश संश्लेषी है, तो अपन देखेंगे इनमें वर्णक कौन सा होता है। ठीक है, फिर इनमें गति के लिए क्या है, कैसे गति करते हैं ये। ठीक है, और फिर लास्ट अपन देखेंगे इनमें संग्रहित भोजन क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो इस टेबल से आपको इतना इतना चीजें तो याद हो जाएंगी कम से कम इन तीनों चारों के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो डायनोफ्लैजेलेट्स, क्रिसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स हैं, इन तीनों के अंदर आपको कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा? बाइनरी फिशन, द्विविखंडन या बाइनरी फिशन। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन।
ठीक है, द्विविखंडन, बाइनरी फिशन, इनमें आपको स्पोर फॉर्मेशन दैट इज बीजाणु निर्माण देखने को मिलेगा। वैसे याद रखिए, डायनोफ्लाजेलेट क्रिस्टोफाइट्स में, यूग्लिनॉइड्स में बाइनरी फिशन, स्लाइम मोल्स में स्पोर फॉर्मेशन। और वैसे भी स्लाइम मोल्स जो है वो फंगस की तरह ही हो गए ना हमारे, इस वजह से इनमें आपको स्पोर फॉर्मेशन दैट इज बीजाणु निर्माण देखने को मिलेगा। फिर जीवन चक्र की बात करें, देखिए डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्रिसोफाइट्स जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्स आपको दो फॉर्म्स में मिलते हैं, एक होता है ए सेल्यूलर और एक होता है सेल्यूलर। ठीक है, सेल्यूलर मतलब सिंगल सेल्स, है ना, सिंगल सिंगल सेल के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अगर ऐसे मिलते हैं तो ये अगुणित होते हैं। ए सेल्यूलर मतलब एक बड़ा सा, आप मान लीजिए मास होता है ना, एक बड़ा सा, कई फीट तक भी बड़े हो सकते हैं ये। और इसमें क्या होता है कि एक ही मेम्ब्रेन के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे स्लाइम मोल्स के। ठीक है, वो वॉल से सेपरेटेड नहीं है, एक ही साथ बहुत सारे स्लाइम मोल्स हैं जो एक ही जेली लाइक मास के अंदर हैं। ठीक है, तो ए सेल्यूलर टाइप होता है ये, और ये जो है ये द्विगुणित है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट्स अगुणित है तो इनका जीवन चक्र कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल कैसी है इनकी? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अगुणित लाइफ साइकिल। ठीक है, क्रिसोफाइट्स द्विगुणित है तो इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, द्विगुणित लाइफ साइकिल। यूग्लिनॉइड्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। स्लाइम मोल्स में जैसे मैंने बताया आपको, ए सेलुलर और सेलुलर दो तरीके के होते हैं। तो जो ए सेल्यूलर है कि वो द्विगुणित है तो इसकी लाइफ साइकिल होगी डिप्लॉन्टिक। ठीक है, और जो सेल्यूलर है क्योंकि वो अगुणित है तो इसकी लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉन्टिक। अब ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक क्या है ये मैं आपको समझा दूंगी अभी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्योंकि अगुणित है, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्रिसोफाइट्स ये द्विगुणित है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यूग्लिनॉइड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, और स्लाइम मोल्स जो है उनमें ए सेलुलर और सेलुलर दो फॉर्म्स होती हैं। तो ए सेलुलर में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेलुलर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसको आगे पढ़ने से पहले अपन हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब हैप्लॉइड, नाम से समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो अगुणित जो जीव होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब युग्मक बनते हैं, ठीक है, तो ये युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो बनेंगे मेल युग्मक, हाँ, और फीमेल युग्मक, मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये खुद ही अगुणित है, ठीक है, तो क्या इसमें मियोसिस होगा? नहीं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, बल्कि माइटोसिस दैट इज समसूत्री विभाजन से ही ये अपने गैमीट्स बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है? समसूत्री विभाजन दैट इज माइटोसिस से ही इसने अपने दो युग्मक बना लिए। अब क्या होगा? ये दोनों युग्मक का क्या होगा? निषेचन होगा, है ना, संयोजन होगा। क्या बनेगा? जाइगोट। दैट इज, इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मनज। ठीक है, और फिर ये जो युग्मनज है उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, पर वो तो अगुणित है। तो फिर क्या होना चाहिए? इस युग्मनज में मियोसिस होगा, दैट इज अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पे कैसा मियोसिस होता है? जाइगोटिक मियोसिस होता है, मतलब युग्मनज में मियोसिस होता है। समझ में आया आपको? ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि इसमें ज्यादा जो पार्ट है, ज्यादा टाइम जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कैसा निकलता है? अगुणित फॉर्म में, इसलिए अपन इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल। समझ में आया आपको? वापस अपन बात करते हैं
इसमें क्या हुआ, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही अगुणित है, ठीक है। तो जब उसने युग्मक बनाए तो उसमें मियोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, बल्कि समसूत्री विभाजन से ही उसने अपने मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए। फिर जब उनका फ्यूजन हुआ, ठीक है, जाइगोट बना, युग्मनज बना। अब युग्मनज जो होता है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है ना। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जाइगोट तो 2n है और जो ऑर्गेनिज्म खुद है वो n है, दैट इज हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो जाइगोट बना है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जाइगोटिक मियोसिस होगा और उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा जो कि अगुणित है। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इस ऑर्गेनिज्म का कैसा बीतता है, अगुणित फॉर्म में। जो द्विगुणित फॉर्म है सिर्फ इतना सा है, दैट इज युग्मनज, ठीक है। अब आती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है वो द्विगुणित है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक है। तो अब इसका जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। इट्स वेरी गुड ना, मियोसिस होगा, दैट इज अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और उससे क्या बनेंगे, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स, ठीक है। अब इन दोनों का होगा फ्यूजन और क्या बनेगा, युग्मनज, दैट इज जाइगोट, ठीक है। और फिर ये जाइगोट डेवलप होगा एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये वाले मियोसिस जो कि गैमीट के बनने के टाइम होता है उसको अपन बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। यहाँ क्या हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस, यहाँ हो रहा है गैमेटिक मियोसिस, गैमीट्स बनने के दौरान। अब ये लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि मेजर जो लाइफ है या मेजर जो टाइम है इस ऑर्गेनिज्म का वो कैसा निकल रहा है, द्विगुणित स्टेज में, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। हैप्लॉन्टिक स्टेज सिर्फ होती है जब वो गैमीट्स बनाते हैं, सिर्फ जो गैमीट्स है वही हैप्लॉइड है या अगुणित है, बाकी सारा जो लाइफ साइकिल है वो द्विगुणित है, इसलिए इसको अपन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। समझ में आ गया आप सबको, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में क्या डिफरेंस है। हैप्लॉन्टिक में जाइगोटिक मियोसिस होता है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक में गैमेटिक मियोसिस होता है, युग्मक बनने के दौरान मियोसिस होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था बेटा, मैंने आपको बताया था डायनोफ्लैजुलेट्स हैं अगुणित, इसलिए इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्रिसोफाइट्स है द्विगुणित, इसलिए इनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसे ही स्लाइम मोल्स दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, ए सेल्यूलर और सेल्यूलर। ए सेल्यूलर क्योंकि द्विगुणित है इसलिए उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेल्यूलर क्योंकि गुणित है इसलिए इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आया, आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं वर्णक पे। अब क्योंकि ये सब प्रकाश संश्लेषी हैं ज़्यादातर इनके अंदर, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ वर्णक हो गए, स्लाइम मोल्स को छोड़ के ये तीनों प्रकाश संश्लेषी है, ठीक है। तो इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, कौन से होते हैं, तो डायनोफ्लैजुलेट्स में है क्लोरोफिल ए सी, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए सी, दैट इज क्रिसोफाइट्स में। यूग्लिनॉइड्स में है क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो इनमें क्लोरोफिल ए सी, इनमें क्लोरोफिल ए सी, इनमें क्लोरोफिल ए बी। स्लाइम मोल्स तो ऑब्वियसली ये तो सेप्रोटॉफिक या पैरासिटिक होते हैं तो इनके अंदर होते ही नहीं है क्लोरोफिल, ठीक है। फिर गति अगर अपन देखें डायनोफ्लैजुलेट्स, ठीक है, बेसिकली गतिशीलता मैं बोल देती हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मूवमेंट बेसिकली, ठीक है ना। तो डायनोफ्लैजुलेट्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा है इसमें दो फ्लैजुला होता है, डाई फ्लैजुला है, टू फ्लैजुला होती है, एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और लंबवत, ठीक है। तो ये दोनों इसमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इसको गतिशील बनाती है। तो दो फ्लैजुला है इसके अंदर, कशाबिकाएं, ठीक है। फिर जो क्रिसोफाइट्स है इनके अंदर क्या होता है, इनमें कुछ फ्लैजुला व्लैजुला नहीं होता और न ही ये खुद से ऐसे मूव करते हैं ना, चलते नहीं है ये, ठीक है। पर
इनके अंदर ऑयल का स्टोरेज होता है, और ऑयल क्योंकि हल्का है ना, तो इनको लाइट बनाता है, और ये पानी पे तैरते हैं, तो ये लहरों के साथ साथ जहाँ जहाँ लहरें जाती हैं वहाँ वहाँ ये क्रिसोफाइट्स जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवली ये चल नहीं रहे हैं, पर सक्रिय अवस्था में लहरों सॉरी क्या बोलते हैं, निष्क्रिय अवस्था में, नॉट सक्रिय बट निष्क्रिय, दैट इज पैसिव स्टेट में, ये बस लहरों के साथ इधर उधर मूव करते रहते हैं, कि तैरते रहते हैं, बेसिकली अपन बोलेंगे तैरते रहते हैं, चलते नहीं है, क्योंकि इनमें खुद में ये फ्लैजिला नहीं है जो इनको मूव कराए। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली तैरते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं फ्लोट करते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है स्टोर। ठीक है, फिर यूग्लिनोइड्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं, पर इनमें काम का जो है ना, जो इनको मूवमेंट में सिर्फ एक ही फ्लैजिला है जो हेल्प करता है। होते दो फ्लैजिला है, पर मूवमेंट में एक ही फ्लैजिला हेल्प करता है यूग्लिनोइड्स में। और फिर स्लाइम मोल्ड्स अपन बाद में देख। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स तक का है ये आपका डर। ठीक है, नाउ संग्रहित भोजन, स्टोर्ड फूड क्या है इनके अंदर। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उनमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। जो क्रिसोफाइट्स है उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो है ग्लूकोसिन एंड ऑयल। तभी मैंने आपको बोला ना, ऑयल स्टोर होता है इनके अंदर, जो इनको हल्का बनाता है और ये तैरते रहते हैं। ठीक है, यूग्लिनोइड्स जो है इनमें है स्टोर्ड फूड पैरामाइलम एंड फैट। ठीक है, ये इनका स्टोर्ड फूड है। समझ में आया आप लोगों को। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा, अपन ने 5 चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं, 4 डिविजन्स के बारे में। तो एक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जीवन चक्र, तीसरा है वर्णक कैसे प्रेजेंट है, फोर्थ गतिशीलता कैसे है इनके अंदर, और फिफ्थ संग्रहित भोजन कैसा है। इतना इतना आप इसमें से याद कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इससे आपकी क्लियर हो जाएंगी प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा डायनोफ्लैजिलेट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स, क्रिसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड सब में बाइनरी फिशन के थ्रू होगा, और जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण के द्वारा होगा। फिर जीवन चक्र की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स अगुणित होते हैं, क्रिसोफाइट्स द्विगुणित होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो दो तरीके से आपको मिल सकते हैं, दो फॉर्म्स में मिल सकते हैं, ए सेल्यूलर और सेल्यूलर। ठीक है, तो ए सेल्यूलर जो है क्योंकि वो द्विगुणित है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेल्यूलर अगुणित है तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर हमने वर्णक देखे तो इनमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, क्रिसोफाइट्स में भी ए सी, यूग्लिनॉइड्स में ए बी क्लोरोफिल मिलता है। गतिशीलता देखे तो डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला है जो हेल्प करते हैं इनको, क्रिसोफाइट्स में फ्लैजिला नहीं है, पर ये बस लहरों के साथ ही इधर उधर तैरते रहते हैं क्योंकि इनमें ऑयल होता है, ये फ्लोट करते रहते हैं। यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला है प्लस एक ही फ्लैजिला है जो हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, फिर संग्रहित भोजन पे आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टोर्ड फूड है स्टार्च, क्रिसोफाइट्स में है ल्यूकोसिन प्लस ऑयल, यूग्लिनॉइड्स में है पैरामाइलम प्लस फैट। गॉट इट एवरीवन। ये टेबल आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। मैंने मैंने आपको एप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया। ओके, पहले अपना कुछ रह गया है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में जो ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो हमने इंक्लूड किए हैं, है ना, वो कुछ तो प्लांट्स जैसे हैं, जैसे ये सारे एल्गी हो गए हैं ना, डायनोफ्लैजिलेट्स और ये सब। ठीक है, कुछ है जो जंतुओं जैसे जैसे प्रोटोजोआ वगैरह, कुछ है वो फंगस जैसे जैसे स्लाइम मोल्ड्स वगैरह। तो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म को अपन ने इसमें डाल रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना। तो इसीलिए ये जो किंगडम है इसकी जो सीमाएं हैं वो सही से निर्धारित नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपन इसमें उठा के डाल दिया है। ठीक है, तो सही से निर्धारित नहीं है इस किंगडम की
सीमाएं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं पोषण पे, दैट इज न्यूट्रिशन। अब पोषण अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिल सकता है इनके अंदर। प्रोटिस्ट में पोषण जो है वो पादप सम हो सकता है, जैसे प्लांट्स के जैसा हो सकता है, होलोफाइटिक या फिर फोटोसिंथेटिक, दैट इज प्रकाश संश्लेषी। होलोफाइटिक मतलब वही प्रकाश संश्लेषण से जो अपना खाना बनाते हैं वो होलोफाइट्स हो गए। ठीक है, तो कुछ जो प्रोटिस्ट हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा डायनोफ्लैजुलेट्स हैं, ठीक है, क्रिसोफाइट्स हैं, ये प्रकाश संश्लेषी है। ठीक है, तो पादप सम पोषण देखने को मिलता है इनमें। जंतु सम, दैट इज एनिमल्स जैसा। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, आप आई होप आप सबको पता होगा। यस, जल्दी बताइए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम पहले तो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। पहले भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, लिख देती हूँ। और फिर उसका पाचन होता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ठीक है, हमारे अंदर हम भी तो, ये तो सॉरी अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम मैंने आपको प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दिया है, इनमें आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगी। बाकी हमारे अंदर भी तो होलोजोइक ही है ना, हम पहले खाना खाते हैं फिर अंडर डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के। यस, इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं फिर पाचन होता है, ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अवशोषणीय अथवा परासारणी, दैट इज एब्जॉर्प्टिव और ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, पहले पाचन होता है, ठीक है, फिर भोजन को अंदर लिया जाता है। ठीक है, जैसे फंगस वगैरह करते हैं ना, पहले वो एंजाइम्स बाहर सिक्रीट कर देते हैं और जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, उसको वहीं डाइजेस्ट करके और फिर सोल्यूबल फॉर्म में फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसका अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्टिव या फिर ऑस्मोट्रॉफिक। तो ये जो अवशोषी अथवा परासारणी न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो ऐसा न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक तो हो गए मृतोपजीवी, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक, जैसे अभी मैंने फंगस के बारे में आपको बताया, और एक हो गए परजीवी। तो स्लाइम मोल्स वगैरह जो है वो जनरली आपको एब्जॉर्प्टिव या फिर ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही दिखाएंगी, दैट इज जो पाचन है वो बॉडी के बाहर पहले कर लिया जाता है, फिर खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है या उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और लास्ट आपको मिलेगा मिश्र पोषी या फिर मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल पता होगा, ये तो आपको सुना होगा आपने, यूग्लेना। यूग्लेना इसका एग्जाम्पल है, नाम से पता चल रहा है, मिक्सोट्रॉफिक मिश्र पोषी मतलब एक से ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन ये शो करता है, एक से ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। क्योंकि यूग्लेना जो है जब प्रकाश होता है तब वो प्रकाश संश्लेषी की तरह कार्य करता है, अगर प्रकाश की कमी हो तो विषम पोषी भी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हो गया मिक्सोट्रॉफिक या फिर मिश्र पोषी न्यूट्रिशन इसका होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि न्यूट्रिशन हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के देखने को मिल सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। पादप सम, दैट इज होलोफाइटिक या फिर प्रकाश संश्लेषी। जंतु सम, दैट इज होलोजोइक। अवशोषणी अथवा परासारणी, दैट इज एब्जॉर्प्टिव या फिर ऑस्मोट्रॉफिक। और मिश्र पोषी या मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ लिया है। उसके बाद हम आते हैं गमन, दैट इज मूवमेंट पे। तो गमन जैसे मैंने आपको बताया कि किसी किसी में फ्लैजुला होते हैं
और किसी किसी में एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है प्रोटिस्ट में। एक तो हो गया फ्लैजिला, जिसको अपन कशाबिकाए बोलते हैं ना। कशाबिका बोल, ठीक है। और एक हो गए सीलिया, ठीक है, पक्षमाभ, ठीक है। तो एक होते हैं कशाब और एक होते हैं पक्षमाभ, ये देखने को मिलते हैं फ्लैजिला और सीलिया। तो फ्लैजिला अपन ने देखा जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लिनोइड्स में आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, ये बड़े होते हैं। ये जो आपको बेसिकली अपेंडेजेस है ये बड़े हैं, फिलामेंट जैसे है ना, फ्लैजिला। पर सीलिया छोटे छोटे होते हैं, जैसे पैरामीशियम में क्या आपको सीलिया मिलता है चारों तरफ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे जो मूवमेंट में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको कशाब या पक्षमाभ ये मिल सकते हैं जो कि गमन में हेल्प करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन पे हम आते हैं। तो जैसे अपन ने पढ़ लिया है वैसे टेबल में कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। किस किस में मैंने आपको बताया था, याद है? डायनोफ्लैजिलेट्स, क्रिसोफाइट्स, ठीक है, यूग्लिनोइड्स, इनमें बाइनरी फिशन के थ्रू होगा, ठीक है। ठीक है, इनके अंदर जो आपको द्विविखंडन मिलेगा, बाइनरी फिशन मिलेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण मैंने आपको बताया था, ये स्लाइम मोल्ड्स में मिलता है। अब इसमें होता क्या है, स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह ही है, तो इनमें एक स्पेशल एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये इस तरह का कुछ स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बीजाणु धानी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे बीजाणु होते हैं जो डेवलप होते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पोर्स, समझ में आया? तो एक संरचना होती है जिसको अपन स्पोरेंजिया बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स में, ठीक है। और उसके अंदर आपको ये छोटे 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 बहुत सारे बीजाणु मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है, फट जाता है या बर्स्ट हो जाता है और ये सारे स्पोर्स जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और फिर ये ग्रो करते हैं, ठीक है, और एक नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, नए स्लाइम मोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीजाणु फॉर्मेशन, दैट इज सॉरी बीजाणु निर्माण, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जो कि स्लाइम मोल्ड्स में देखने को, ये अपने फंगस में पड़ी होगी, फंजाई में शायद क्लास 8th में आपको स्पोर फॉर्मेशन, क्लास 10th में आपने स्पोर फॉर्मेशन देखा होगा, ठीक है। तो स्पोरेंजिया होता है, बीजाणु धानी होती है जिसमें बीजाणु डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं। फिर जब ये बीजाणु धानी फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो ये सारे स्पोर्स बाहर निकल के आ जाते हैं। जहाँ भी इनको अच्छी कंडीशंस मिलती है वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। समझ में आया आपको? तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जनरली होता है कि गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, युग्मक बनते हैं, फिर उनका निषेचन होता है, संयोजन होता है, और फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसमें दो अगुणित गैमीट्स दैट इज युग्मक बनते हैं, फिर वो आपस में संयोजित हो जाते हैं और फिर युग्मनज बनता है। युग्मक के संयोजन को हम सिनगैमी कहते हैं। तो ये जो गैमीट्स का फ्यूजन है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी तीन तरीके का हो सकता है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी या फिर ऊगैमी, ठीक है। तो सिनगैमी तीन तरीके का, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ऊगैमी। अब क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। आइसोगैमी के नाम से आपको पता चल रहा है सम युग्मकी, सम मतलब सेम ना, सेम। तो बेसिकली जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है इसमें दोनों ये सेम होते हैं, आकार की रूप से सेम होते हैं,
की आकारिकी जो है वो सेम होती है। दैट इज मॉर्फोलॉजिकली ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज, सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया मेल युग्मक, ये हो गया फीमेल युग्मक। दोनों बिल्कुल सेम है, शेप, स्ट्रक्चर, साइज, सब कुछ आकारिकी फॉर्म में सेम। तो ये हो गया आइसोगैमी या फिर समयुग्मकी। एन आइसोगैमी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, इसका ऑपोजिट होता है। मतलब मेल और फीमेल ना, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेल गैमीट ये और ये फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो इनमें आकारिकी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट होती है। एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक गतिशील हो सकता है, एक हो सकता है कि गतिशील ना हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ऊगैमी क्या होता है? ऊगैमी एक्चुअली एक टाइप का एनाइसोगैमी ही है। ठीक है, ऊगैमी इज अ फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक होता है वो तो छोटा होता है और गतिशील होता है। ठीक है, और जो मादा युग्मक है वो बड़ी होती है, अगतिशील होती है। जैसे कि हमारे अंदर इसको हम बोलते हैं ऊगैमी। इसमें जो मादा युग्मक है वो कभी भी मादा जननिक अंग जो है उनसे बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, यस। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ऊगैमी में। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस, यस और नो? ग्रेट। तो आइसोगैमी समयुग्मकी मतलब सेम तरीके के मेल और फीमेल गैमीट होंगे, आकारिकी उन दोनों की सेम होगी, सेम स्ट्रक्चर, शेप, साइज, सब कुछ सेम। ठीक है, फिर होते हैं एन आइसोगैमी। ठीक है, जिसमें आकारिकी डिफरेंट होगी, का बेसिकली हो सकता है साइज डिफरेंट हो, एक बड़ा एक छोटा, या गतिशीलता हो एक में नहीं हो, ऐसा हो सकता है। दैट इज एन आइसोगैमी। ऊगैमी जो है वो एक तरीके की एनाइसोगैमी ही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो नर युग्मक होगा, जो मेल गैमीट होगा, वो तो छोटा होता है और चल सकता है। ठीक है, जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होता है, वो नहीं चल सकता है। ठीक है, और वो मादा जननिक अंग से कभी बाहर भी नहीं निकलता है। ठीक है, दैट इज ऊगैमी। समझ में आया आपको? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अपन ने जीवन चक्र देखे ही थे, हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, आई होप याद है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा का जीवन चक्र दो प्रकार का होता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बताओ मुझे अब आप कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में मिलती है? जल्दी बताओ, डायनोफ्लैजिलेट्स में या क्रिसोफाइट्स में? मैं दो ही में पूछ रही हूँ आपको, डायनोफ्लैजिलेट्स में या क्रिसोफाइट्स में? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टेबल याद करिए, कुछ कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलेगी डायनोफ्लैजिलेट्स में। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में। और जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्स होते हैं उन, सेल्यूलर मतलब कोशिकीय स्लाइम मोल्स जो होते हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलेगी क्रिसोफाइट्स के अंदर। ठीक है बेटा, और ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्स। ठीक है, डन? याद आया आपको? तो बताइए हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता था? कौन सी मियोसिस होती है, जाइगोटिक होती है कि गैमेटिक होती है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा वाला मियोसिस होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा या गैमेटिक मियोसिस होगा? यस, अपन ने देखा था कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, तो जब वो गैमीट्स बनाएगा उस टाइम तो मियोसिस की ज़रूरत है ही नहीं इसको। ठीक है ना? तो क्या होगा, जब जाइगोट बनेगा तब इसमें मियोसिस होगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको कैसी मियोसिस मिलेगी बेटा? जाइगोटिक मियोसिस। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में कैसा मियोसिस देखने को मिलता है?
या फिर ये पूछ सकते हैं जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिलता है ना, तो आपको ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दे सकते हैं जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिलता है, डायनोफ्लैजुलेट्स, क्रिसोफाइट्स, ठीक है, और बोल सकते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस आपको पता है कि जो द्विगुणित होंगे उनको गैमीट बनाते वक्त मियोसिस की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेगी, फिर जाइगोट बन जाएगा, तब हो जाएगा तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, सबको समझ में आया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, ग्रेट। अब अपन एक पर्टिकुलर डिवीजन पढ़ लेते हैं आज, दैट इज डायनोफ्लैजुलेट्स। ये जो अभी तक अपन ने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा है ये बिल्कुल जनरल जनरल बातें हैं, ठीक है, कि जनरली ये मिलता है डायनोफ्लैजुलेट से। मैंने आपको एक टेबल भी बनवा दी, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, सॉरी प्रोटिस्टा में है ना, अब अपन मेनली पढ़ेंगे डायनोफ्लैजुलेट्स जो मुख्यतः समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, और मेनली सी में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, आर्मर्ड एल्गी, व्हर्लिंग विप्स, मीजोकैरियोट। क्यों दिए गए हैं? इनके स्ट्रक्चर की वजह से। देखिए कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनका जो सेल वॉल होता है, ये जो बाहरी जो इसका कवर होता है, सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज प्लेट्स का बना हुआ होता है। जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की प्लेट्स की बनी होती है। इसलिए ये ना कवच जैसा लगता है, ऐसा लगता है इसके ऊपर एक कवच है। ठीक है, एक ढाल है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? आर्मर्ड एल्गी, कवच वाली एल्गी ना, ढाल वाली एल्गी। बिकॉज ये सेलुलोज प्लेट्स की वजह से ऐसा लगता है कि मान लीजिए इसके ऊपर एक कवच है। ठीक है, इसलिए इसको आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं। वर्लिंग वेब क्यों बोलते हैं फिर? वर्लिंग वेब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो फ्लैजिला, अपन ने पढ़ा था ना, दो फ्लैजिला होता है। एक होता है ऐसा ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, ठीक है, और एक ऐसा होता है लंबवत। ठीक है, दोनों यहाँ पे जो सेलोस प्लेट्स है उसके बीच में जो ग्रूव है वहां पे आके ये मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये मूव करता है ना, जब डायनोफ्लैजुलेट्स मूव करते हैं तो ये जो अनुप्रस्थ वाला ये जो है फ्लैजिला, ठीक है, वो इस तरीके से इसको खींचता है और ये यू 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 गोल 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 घूमता है। ठीक है, ये इस तरीके से फ्लैजिला जब मूव करता है ये यू यू घूमने लगता है। ठीक है, और ये जो लंबवत फ्लैजिला है वो इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन देता है, आगे की तरफ चलने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली इसका मूवमेंट कैसा हुआ? ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं? वर्लिंग। ठीक है, तो वर्लिंग, और विप होता है हंटर। ठीक है, तो इसका ये जो फ्लैजिला है लंबा सा, यस हंटर की तरह, और ये इस तरीके से घूम घूम के चल रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्लिंग विप्स। ठीक है, ये नाम भी दिया जाता है डायनोफ्लैजुलेट्स को। समझ में आया क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो एक ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजुला है वो इसको ऐसे सर्कुलर मोशन देता है। ठीक है, और जो इसका लंबवत लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला है इसको आगे बढ़ाता है। तो ये सर्कुलर ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको वर्लिंग विप नाम दिया जाता है। ठीक है, अब अपन इसको मीजो कैरियोट क्यों बोलते हैं? मीजो कैरियोट हम इसको इसलिए बोलते हैं, देखो एक होता है यू कैरियोट, एक होता है प्रो कैरियोट, अभी बीच में आ गया मीजो कैरियोट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता है, ठीक है, तो इनके अंदर जो केंद्रक है, हिंदी में लिख देती हूँ, केंद्रक उपस्थित होता है इनके अंदर। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, केंद्रक है इनके अंदर, पर हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें नहीं होते।
ठीक है, इस वजह से इसको मीजोकैरियोट बोलते हैं कि केंद्रक तो उपस्थित है पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं। ठीक है, फिर हमने देखा था क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी है तो इसमें कुछ वर्णक आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताए थे कौन से वर्णक होते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स में, याद है? क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है, क्लोरोफिल ए सी तो है ही, उसके अलावा जेंथोफिल्स भी है। ठीक है, और कौन से जेंथोफिल है वो इसी के नाम से आते हैं, डायनोजेंथिन, डाइडाइनोजेंथिन। ठीक है, डायनोजेंथिन, डाइडाइनोजेंथिन, ये जेंथोफिल भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और सी और उसके साथ जेंथोफिल, और ये सब इसको पीला भूरा या सुनहरी भूरा कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर इनको प्रोवाइड कर। समझ में आया सबको? दैट इज अबाउट डायनोफ्लैगेलेट। मेन चीजें हैं, आपको 3 नाम याद रखने हैं। आर्मर्ड एल्गी इसको बोलते हैं क्योंकि सेलोस की प्लेट्स होती है, एक कवच जैसा, ढाल जैसा लगता है, इसलिए इसको आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं। बर्लिंग वेब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मोशन ऐसा है, घूम घूम के आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि 2 फ्लैजिला ऐसे ही है जो इस तरीके का मोशन देते हैं इसको। मीजोकैरियोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस तो है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, ये यूकैरियोटिक है, पर इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है, फिर सुनहरी भूरा रंग इनका क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ वर्णक है जैसे क्लोरोफिल ए, सी और डायनोजेंथिन, डाइडाइनोजेंथिन जेंथोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि रिप्रोडक्शन पे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि डायनोफ्लैगेलेट्स जो है वो अगुणित होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र इनमें होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, याद रखिए ये। फिर नेक्स्ट और चीज़ें भी अपन ने डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में देखी थी कि उनमें, चलिए बताइए, स्टोर्ड फूड क्या होता है? ठीक है, स्टोर्ड फूड हमने देखा था, दैट इज संग्रहित भोजन। ने देखा था संग्रहित भोजन इनके अंदर होता है स्टार्च। ठीक है, याद आया? फिर अपन ने उसके ये वर्णक हो गए, संग्रहित भोजन हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गतिशीलता के लिए फ्लैजिला। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद अब कुछ विशिष्ट लक्षण हम पढ़ लेते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स के। क्या विशिष्ट लक्षण है? देखिए, कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स हैं जैसे नॉक्टिल्यूका और गोनियोलॉक्स। ठीक है, नॉक्टिल्यूका और गोनियोलॉक्स जो है उनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दैट इज जैव प्रदीप्ति। ठीक है, जैव प्रदीप्ति या फिर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, मतलब ये ग्लो करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, या फिर जैव प्रदीप। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में प्रकाशीय कण होते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य, उसमें प्रकाशीय कण होते हैं, दैट इज फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं ल्यूसीफेरिन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये लाइट प्रोडक्शन के लिए। तो लाइट ही जो ग्लो करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो नॉक्टिल्यूका गोनियोलॉक्स जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति शो करते हैं। ठीक है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली कोशिका द्रव्य में फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्रकाशीय कण होते हैं जिसमें ल्यूसीफेरिन होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है इनके बायोल्यूमिनेसेंस में। और क्योंकि ये चमकते हैं, ठीक है, अंधेरे में चमकते हैं, इसीलिए इनको 3 नाम और दिए हुए हैं। नाइट लाइट, ठीक है, फायर एल्गी, सी घोस्ट। ठीक है, ये 3 नाम भी इन्हीं के ही है, नॉक्टिल्यूका गोनियोलॉक्स, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जैव प्रदीप्ति शो करते हैं, तो हम इनको नाइट लाइट, फायर एल्गी और सी घोस्ट ये नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है रेड टाइड।
गोनियोलॉक्स जो है वो रेड कलर की, बेसिकली रेड कलर का डायनोफ्लैजुलेट है। तो जब ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है, तो ये पूरे समुद्र को ढक देता है। ठीक है, पूरा समुद्र रेड दिखने लगता है और इसी को अपन रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का जल प्रस्फुटन ही हो गया, वाटर ब्लूम ही हो गया ये, है ना। क्योंकि ये इतना जल्दी 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 फास्ट ग्रो किया कि इसने पूरा समुद्र भर दिया, और इसको अपन बोलते हैं रेड टाइड। समझ में आया, गोनियोलॉक्स। उसके बाद जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलॉक्स, ये दोनों विषैली होती हैं, पॉइजनस हैं। ठीक है, ये पॉइजनस प्रोटिस्ट है, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जब ये बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो समुद्री जीव है, मछलियां हैं और जो जीव है, वो मर जाते हैं इससे। ठीक है, और मानव में, हमारे अंदर भी ये लकवा पैदा कर सकते हैं, पैरालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें इनके बारे में याद रखनी है। एक तो नॉक्टिल्यूका या गोनियोलॉक्स जो होते हैं, इनमें जैव प्रदीप्ति हमें देखने को मिलती है, बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है, जिस वजह से हम इनको नाइट लाइट, फायर एल्गी और सी घोस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा गोनियोलॉक्स। ठीक है, ये रेड टाइड कॉज करता है, दैट इज पूरे समुद्र को रेड कर सकता है, इतनी जल्दी ग्रो करता है। जिम्नोडियम एंड गोनियोलॉक्स दोनों विषैली हैं, पॉइजनस हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो समुद्री जीव है वो मर जाते हैं। तो दैट इज अबाउट डायनोफ्लैजुलेट्स। इतना ही हमें डायनोफ्लैजुलेट्स के बारे में पढ़ना है। क्रिसोफाइट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प जगत मोनेरा व प्रोटिस्टा को गलत रूप से विभेदित करता है? तो मोनेरा में लिखा हुआ है एक कोशिकीय प्रोकैरियोट शामिल होते हैं, तो सही है ये तो, है ना, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा बोल रहा है बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स, ये गलत है ना, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स नहीं होते। झिल्ली आबंधित कोशिकीय अंगक अनुपस्थित, बिल्कुल सही, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोशिका भित्ति जब उपस्थित होती है तब पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही, यहाँ पे जब प्रेजेंट होती है तो ये सेलुलोज की होती है, यस। फ्लैजुला जब उपस्थित होता है तब ये फ्लैजुलेंट प्रोटीन का, सॉरी फ्लैजुला या सीलिया जो होते हैं वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन के होते हैं, ये सब सही है, पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यस, क्योंकि एक कोशिकीय यूकैरियोट शामिल होते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तो गलत रूप से विभेदित कौन कर रहा है? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट। सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी एक स्लाइड निम्न लक्षण दर्शाती है। एक कोशियता, सुपरिभाषित केंद्रक, द्विकशाभिक, एक फ्लैजुलम लंबवत रहता है तथा अन्य अनुप्रस्थ रूप में। इसे आप किस रूप में पहचानेंगे? दो फ्लैजुला है, नाम से ही आपको याद आ रहा होगा, एक है ट्रांसवर्स, दूसरा है लंबवत, एक अनुप्रस्थ एक लंबवत, वेरी गुड, दैट इज डायनोफ्लैजुलेट, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट एटोमेशियस अर्थ का है, आइटम्स हम बाद में करेंगे। डायनोफ्लैजुलेट्स प्रायः होते हैं, जो डायनोफ्लैजुलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यस, प्रकाश संश्लेषी हैं, परजीवी हैं, क्या है? प्रकाश संश्लेषी हैं, है ना, और समुद्री होते हैं। ठीक है, तो ये समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर गर्म तटीय जल में लाल तरंगे, दैट इज रेड टाइड्स, इसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, डायनोफ्लैजुलेट्स में रेड टाइड्स किसकी वजह से होती है? यस, ओके, इसमें तो डायनोफ्लैजुलेट्स ही दे रखा है, तो आंसर डायनोफ्लैजुलेट्स ही होगा, पर आप मुझे नाम बता सकते हो? गोनियोलॉक्स, वेरी गुड, ओके, तो गोनियोलॉक्स वो डायनोफ्लैजुलेट है जिसकी वजह से आपको रेड टाइड्स देखने को मिलेगा। इनमें से प्राणियों में से कौन से समूह में सोफाइट्स आए ये कि, फिर गलत कथन चुनिए, ये भी डायटम्स के बारे में है जो अभी अपन ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्रिसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजुलेट और अवपंख फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित है? ये तो अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो डायनोफ्लैजुलेट्स हैं, आपके क्रिसोफाइट्स है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइम मोल्स हैं, प्रोटोजोआस है, ये सब इंक्लूडेड हैं किसमें? आपके प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, जो आप लोगों को करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है
जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अति व्यापित कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? ओके, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो ये होमवर्क मैं आपको दे ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए आपकी छुट्टी है क्योंकि आपको होमवर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की आज कोई ज़रूरत नहीं है, पर यस, इसको पढ़िए। ठीक है, याद करिए। देखिए, आप अगर आधा घंटा भी इसको वापस से रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको याद रह जाए। ठीक है, जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ उसी दिन आधा घंटा इसको दीजिएगा और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो शॉर्ट नोट्स जो आप खुद बनाओगे आपको याद रहेंगे। ठीक है बेटा, विद दिस वी कंप्लीट द क्लास। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर। ओके, बाय बाय।